अगर आप लोग कहते हैं प्रपोजल का, वो लोग अक्सर कहते हैं मुझे फॉर्मेट बता दें, फॉर्मेट क्या होगा। अगर क्वालिटेटिव स्टडी लिखते हैं तो ये फॉर्मेट होगा। इंट्रोडक्शन में आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, प्रपोजल, स्टडी, रिसर्च क्वेश्चन, और प्रोसीजर में आपने बताना कि मैं क्या क्या रूल ऑफ सब्जेक्ट, डाटा क्वेश्चन, प्रोसीजर, ठीक है। सो एंटिसिपेटेड एथिकल इश्यूज, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, प्रीलिमिनरी पायलट फाइंडिंग, एक्सपेक्टेड आउटकम, रेफरेंस और अप्रेंटिस। एक फॉर्मेट आपको मिल गया कि आप इसके मुताबिक कोई भी दुनिया का प्रपोजल लिखें क्वालिटेटिव स्टडी में, इट विल हेल्प यू। क्लियर? अगर आप क्वालिटेटिव के पॉइंट की तरफ से आते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, प्रपोज, स्टडी, रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, एथिकल पर्सपेक्टिव, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, मेथड्स, एंटिसिपेटेड एथिकल इश्यूज, प्रीलिमिनरी स्टडी ऑफ द पायलट स्टैट्स, अपैंडिंग इंस्ट्रूमेंट, टाइमलाइन एंड प्रपोज। टाइमलाइन क्या होता है कि आपने बताना होता है कि अगर पीएचडी एमफिल करते हैं पहले महीने में भी हम अपना इंस्ट्रूमेंट फाइनल करवाएंगे, 15 दिन में डेटा कलेक्ट करवाएंगे, वहाँ पे टाइम बताना होता है इतने दिनों में ये होगा, इतने दिनों में ये होगा, इतने दिनों में ये होगा। फिर उसके मुताबिक आपको कहेंगे इस तरीके को आपने अपने लिए काम नहीं किया। इंटरनेशनल की होता है 3 साल को डिवाइड करना होता है। पहले 6 महीने प्रपोजल फाइनल करने पर लगते हैं, कोर्स तो चल रहा है साथ में, पर पीएचडी का कोर्स के साथ 6 महीने प्रपोजल ऐड करने लगते हैं। जब प्रपोजल अप्रूव हो जाता है फिर आपने बताते हैं कि इसका लिटरेचर रिव्यू करने में 6 महीने लगेंगे, फिर 2 महीने इंस्ट्रूमेंट बनाने या कंपाइल करने 3 महीने, फिर 6 महीने डाटा कलेक्ट करने भी 8 महीने, ठीक है ना। उसके साथ बताना है मैं कितने कितने पैसे इसका रिक्वायर्ड बजट के लिए, वो भी चलते तो आखिर 6 महीने बचती है जिसमें हमें डाटा जमा करना होता है। वो डाटा 6 महीने पहले जमा होता है, 6 महीने के पास समझ जाता है। तो एक टाइमलाइन होती है जिसमें बताना होता है आपने कि कौन सी टाइम कब कैसे होगा, क्योंकि फिर उसके मुताबिक वो आपसे पूछेंगे, आपकी चॉइस, आपका टॉपिक, आपकी टाइमलाइन, हम उस दिन नहीं पूछेंगे, वो आपको डिसाइड करेंगे। इसलिए क्या करेंगे, वो प्लान पहले करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। ओके जी, दोनों क्लियर हो गए। अच्छा, डिजाइनिंग द सेक्शन ऑफ प्रपोजल, स्पेसिफाई द सेक्शन अर्ली इन द डिजाइन ऑफ द प्रपोजल, फाइंड प्रपोजल दैट अदर स्टूडेंट हैव authored under your advisor and look at them closely। अब ये टिप है, जब कई बार जब अप्लाई करने की कोशिश करें तो उसके किसी को स्टूडेंट मिल जाए, प्रोफेसर है उसके साथ काम कर रहा हो, वेबसाइट पे मेंशन होता है क्लासरूम काम, तो उसने आप प्रपोजल किस तरह बनाते हैं, किस तरह प्रपोजल इस यूनिवर्सिटी की सकता है। वैसे जनरली तमाम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे प्रपोजल होता है, आप भी यूनिवर्सिटी को प्रपोजल देती है, इस तरह प्रपोजल स्नैपशॉट बनाना है। Determine whether your program or institution offer a course on proposal development or some similar topic. Sit down with your advisor and go over his or her preferred format for the proposal. मैंने प्रपोजल भेजा था मेरे फॉर्मेट 6 महीने साल का मैंने जो सुपरवाइजर ने फाइनल किया कोर्स फॉर्मेट बन चुका हुआ था। सुपरवाइजर नेसेसरी, विदाउट सुपरवाइजर आपको प्रपोजल कोई नहीं बना सकता। पर पहले जो गाइडलाइन मैंने दे दी वो बेसिक है, बाद में सुपरवाइजर में चेंज किया। Writing ideas, कहता है read widely fiction and non-fiction, read good literature, always think about। ये उसी के साथ related जो शुरू में मैंने राइटिंग की बातें कर दी थी, मैं ये क्रस्टल ने भी लिखी थी, शामिल की। Always think about how the ideas writers share in their works might be applied in writing good research। इसके लिए मैं जनरली क्या करता हूँ, हॉल में रहते हुए I often visit reading book store। तो आप अक्सर आइडियाज लेने के लिए वहाँ बुक्स जाएं, जनरल पढ़ें, लिटरेचर की पढ़ें, तो आपको काफी सारे आइडियाज मिलते हैं रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी अच्छी जगह। Writing as thinking, write ideas down early in the process rather than talking about them। Most important मैं पहले भी कह चुका हूँ, लिख लें, डिस्कशन ना करें। Work through several drafts of proposal rather than trying to polish the first draft। Do not edit at the early stage। Start with an outline, write a draft, shift and sort ideas, finally edit and polish each time। जो मैंने बोला था लेयर बनाने के बाद। The habit of writing कैसे डेवलप हो सकती है? Make writing daily activity, charge your daily activity in 1 hour block so you can identify possible writing time, write while you are fresh, while writing in meetings, write in small regular amounts, schedule writing to low for work on specific manageable chunks। मुझसे नहीं लिखा जाता जॉब के साथ, मुझे उसके लिए पहले कोई एक दिन रेस्ट करना पड़ता है जब भी मैं लिखना चाहता हूँ ना। मतलब अभी मैंने एक लिखना है लेटर ऑफ कवर लेटर लिखना अपना कि व्हाई आई वांट टू डू दैट रिसर्च, तो अभी मेरे पिछले पूरे वीक से ना आइडियाज इकट्ठे हो रहे हैं, जटिंग अभी कल शाम को बैठ के मैंने कल रात में जाऊँगा फिर तो पूरा लिखूंगा और सामने। कहने का मकसद होता है कि लिखना आप ही होता है, पर उनको एक अच्छे अंदाज में लिखना मैटर करता है, तो उसके लिए ये है कि आप टाइम दें रेगुलर। अब इसलिए कहता हूँ पीएचडी करें या फिर करें, जब आपके साथ करेंगे कुछ भी नहीं हो सकता यूजलेस है, फिर आप बर्डन डबल किसी का बर्डन। कोशिश करें कि अगर फंडेड पीएचडी मिले खासकर तो आप जरूर उसको एंजॉय करें, ये चीजें को अप्लाई करें। Keep daily chart, amount, time spent, and plan beyond daily goals. Share your writing with sporty, constructive peer before going public। बार बार कह दूंगा अपने दोस्तों से।
Try to work on 2 or 3 writing projects concurrently so that you do not become overloaded with anyone. अब मेरा क्या सबसे बड़ा बेनिफिट है, मैं 4-5 साल लोगों के साथ काम करता हूँ तो मुझे बोरियत नहीं होती, एक प्रोजेक्ट पर रहते हुए बोरियत होती है। उसका बेहतरीन हाल है 3-2 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तीनों के टॉपिक देखते हैं, तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, नाराज भी पड़ेगा, बंदा परेशान नहीं होगा। The following are suggested exercise that may improve one's writing. ये भी उसके point of view से है। Describe an object by its part and dimension. Describe an object by its part and कुछ भी लिखना चाहते हैं उसके पास क्या है, dimension क्या है, या variable पे लिखते हैं। Write a conversation between 2 people. Write a set of direction for a complicated task. Take a subject and write about it 3 different ways. Choose a physical location for writing that is not in direction. ठीक है, और डिस्ट्रैक्शन की जब वहां पे बैठे काम करना आपने जहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो, तो जनरली हर बंदे का अपना अपनी जगह होती है लिखने की। मैं आपसे कहता हूँ आई यूजुअली लव टू गो टू मरी, कि वहाँ पे गर्मी हो या सर्दी हो, मतलब कि वहाँ पे जगह है ना बड़ी दूसरी जगहों पे चले जाए, लोगों को बैठने की जगह है, लोग तो पता नहीं किस पर्सपेक्टिव से मरी जाते हैं, लेकिन मेरा जो पर्सपेक्टिव होता है कि वहाँ कुछ ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे बैठ के मैं साइलेंटली लिख सकता हूँ, तो आपको डिस्टर्बेंस ना हो। जहाँ पे हेलो आई इधर हेलो किधर कौन टेलीफोन दी बा वो आप नहीं लिख सकते, खत्म, तो डिस्ट्रैक्शन तो जगह नहीं पड़नी है आपके पास। ओके जी, रीडेबिलिटी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, कि आप उसको कैसे रीडेबल बना सकते हैं, लोग क्यों पसंद करें। सबसे पहले बिफोर राइटिंग कंसीडर हाउ यू विल एनहांस रीडेबिलिटी फॉर द रीडर। यूज कंसिस्टेंट टर्म थ्रू आउट द प्रपोजल, अगर शुरू में जो टर्म यूज की वही बाद में टर्म यूज होनी चाहिए। कंसीडर हाउ नरेटिव थॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स गाइड द रीडर, अम्ब्रेला थॉट्स फॉर जनरल और कोर आइडियाज, बिग थॉट्स इनटू राइटिंग, स्पेसिफिक आइडियाज, लिटिल थॉट्स, रीइंफोर्सिंग आइडियाज, अटेंशन और इंटरेस्ट थॉट्स मीन टू कीप रीडर ऑन ट्रैक, ऑर्गेनाइज आइडियाज, यूज कोहेरेंस टू ऐड टू द रीडेबिलिटी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, कनेक्ट सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ इन मैन्युस्क्रिप्ट। अक्सर जो लड़ाई होती है वो तेजी से गुजर गया, ये आपको पढ़ना है, ये मैंने नहीं पढ़ना। मकसद से ये है कि आप तरतीब दे रहे हैं, मैंने पहले क्या लिखना है। अक्सर मैं देखें जब लिखना होता है मैं तो पहले मेन टॉपिक डिस्कस करो, फिर उस मेन टॉपिक की सब डिमेंशन डिस्कस करो, फिर सब डिमेंशन से होते होते स्पेसिफिक पे हो, किसी भी टॉपिक को लिखना है। फर्स्ट डे को बंदा जाता है, मैं अपने ही एग्जांपल देता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ ई गवर्नमेंट एक्सेप्टेंस पे, ई टैक्स एक्सेप्टेंस पे, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले बताता हूँ टेक्नोलॉजी है क्या, टेक्नोलॉजी बताई सारी, टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन क्या है दुनिया में, क्या सूरत हाल है, फिर मैं क्या लगा कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है उसकी कोई रेफरेंस नहीं है, फिर बताया कि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे हो रही है, फिर गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करने के लिए दुनिया में कौन कौन सी टाइप्स हैं, फिर वो टाइप्स होने के बाद ई टैक्स किस टाइप्स में आती है, फिर ई टैक्स का फायदा क्या, ई टैक्स कहाँ इम्प्लीमेंट हो सकती है, कौन कौन से इशू डिस्कस हो चुके हैं, कौन से इशू डिस्कस नहीं हुए, किस इशू को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, हमारी कंट्री के इशू कौन कौन से, किस इशू के ऊपर काम होना चाहिए, कौन सा जो सबसे ज्यादा फ्लड अफेक्टिंग कर रहा है, फिर उसके बाद आप करते हैं कि इस बिना में चलेंगे। तो कहने का मकसद ये कि आपको इन सारी चीजों का अपने कोहेरेंस डेवलप करना है, कि सस्पेंस होना चाहिए अगले दफे क्या होने वाला है, राइटिंग अगले दफे क्या होने वाला है। जब भी आप बोरिंग राइटिंग करेंगे लोग पहले दूर तक पढ़ के छोड़ देंगे, सब बोरिंग पैरा पेपर में मिल जाएंगे, लेकिन जब आपने इंटरेस्ट रखा हुआ चीजों में इंटरनेट किया फिर लोग पढ़ने का दिल भी करते हैं और पढ़ते वही हैं, इनका रिपीट आते हैं, दूसरा कभी भी नहीं पढ़ेगा। Voice terms and facts, कहता keep the essential word and delete the passive voice. Keep the essential word and delete the passive voice. Scale down qualifiers, eliminate overused phrases, reduce excessive quotations. आगे ना कम यूज करें quotation. Use of italics and parenthetical comments. ये तो ऐसे मैं रिकमेंड नहीं करता कि italics और parenthetical में जाए. Simple चलो चलो. Use the active voice as much possible. If subject act the voice is active. Use strong active words. Pay close attention to tense of your verb. Use the present tense to add vigor to the study. ठीक है? Expect to edit and revise draft of a manuscript. Trim fat. These process typically consist of writing, reviewing and editing. आप बार-बार चीजों को राइट करना है, एडिट करना है, रिव्यू करना है। एथिकल इश्यूज टू एंटिसिपेट, मतलब कि बार-बार वही आते हैं कि जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है उनका डेटा सिक्योर करना। एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रही, क्योंकि उनकी मुश्किल हो जाती है प्राइवेसी को सिक्योर करने में। Protect research participant, personal disclosure, authenticity, credibility of research, code, develop trust with research participant, promote the integrity of research, guard against misconduct, and cope with new problems that emerge. ये सारी चीजें आती हैं। Okay, so where in process of research ethical issues occur, ये आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये मुख्तलिफ किस्म के एथिकल इशू हैं और मैं ये समझता हूँ अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी रिसर्च बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जब हमेशा हमारे डिफेंस के अंदर लोग एथिक्स से क्वेश्चन करते हैं,
एथिक्स कर भाई ये क्यों, ये क्या, तुमने कैसे कर लिया, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है प्रायर टू कंडक्टिंग द स्टडी एग्जामिन प्रोफेशनल एसोसिएशन स्टैंडर्ड्स। आप जो सर्च करनी है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करें। मुंह उठा के बैंक में जाएंगे तो डाटा नहीं देंगे, जब उनसे अप्रूवल लेके जाएंगे क्यों आपको इज्जत भी देंगे, इतना भी देंगे, ठीक है ना। वो है तो कंसल्ट द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन एरिया, सीक यूनिवर्सिटी अप्रूवल ऑन कैंपस थ्रू एन इंस्टीट्यूशन रिव्यू बोर्ड, सबमिट प्रपोजल फॉर आईआरबी अप्रूवल। ये मतलब मुख्य रिक्वायरमेंट है। अगर हम चाहते हैं बिगिनिंग द स्टडी आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम दैट विल बेनिफिट पार्टिसिपेंट, तो कंडक्ट ए नीड असेसमेंट और इंफॉर्मेशन कन्वर्सेशन विद पार्टिसिपेंट व्हाट दे नीड। अगर किसी मसले पर हल करना चाह रहे हैं, कहता मैं टॉपिक चूज करना चाहता हूँ, आप पहले 5-10-15 लोगों से उसका डिस्कशन करेंगे, ये टॉपिक हमारी सोसाइटी में डिस्कस होना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए। मतलब मुख्तलिफ टिप्स है ना, इसको करने के लिए आप कौन सा करेंगे। अगर कलेक्टिंग डाटा इशू आ रहा है कि रिस्पेक्ट द साइट एंड डिस्टर्ब एज लिटिल एज पॉसिबल, बिल्ड ट्रस्ट एंड कन्वे एक्शन ऑफ एंटिसिपेट डिस्ट्रप्शन इन द गियरिंग केस, मेक सर्टेन दैट ऑल पार्टिसिपेंट्स रिसीव द सेम ट्रीटमेंट, पुट इनटू प्लेस वेट लिस्ट प्रोविजन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कंट्रोल, अवॉइड डिसीविंग पार्टिसिपेंट, डिस्कस पर्पस ऑफ द स्टडी, हाउ डाटा विल बी यूज्ड। क्या आप उन्हें धोखा ना दें, मतलब हमारा मकसद ये है उनके साथ एक फार्मूला समझ। एथिक्स यही कहते हैं, जितने ज्यादा मैं कहता हूं रिसर्च में जितना एथिकल होकर चलेंगे उतना ज्यादा आपको सर्च करने का मजा है। स्ट्रेटली लोग पीछे बैठे हैं उनसे पूछ सकते हैं, बड़े मसाइल आते हैं, लेकिन एथिक्स को फॉलो करें। ये सारे एथिक्स जिस स्टेज में जो एथिक्स इशू आते हैं उनके आगे प्रपोज सॉल्यूशन जॉन क्रसवेल ने डिस्कस किए। ओके, उसके बाद इंट्रोडक्शन में भी लोगों का ख्याल था, इसको पार्ट भी इंक्लूड किया कि इंट्रोडक्शन लिखते हुए लोगों को प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हुए लोगों को प्रॉब्लम आती है। अब इंपोर्टेंस ऑफ इंट्रोडक्शन क्या है? द इंट्रोडक्शन, द फर्स्ट पैसेज इन जनरल आर्टिकल, डिसर्टेशन, स्कॉलरली रिसर्च स्टडी दैट सेट द स्टेज फॉर द प्रोजेक्ट, क्रिएट डिटेल इंटरेस्ट इन द टॉपिक, एस्टैब्लिश द इश्यूज, कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम, बेस द स्टडी विद इन रिसर्च, दिस इज आउट टू स्पेसिफिक गाइडेंस। तो आपका इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद लोग इंट्रोडक्शन पे जाते हैं, तो इसको कैसे अच्छा किया जा सकता है वो अभी देखते हैं। अब रिसर्च प्रॉब्लम आपने डिस्कस करनी होती है कि आपने क्या काम किया, क्या भेजना है। ये स्लाइड ज्यादा कैजुअल्स के ये नहीं कैजुअल बायमैन सोंडर एक और। उसके बाद है एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द स्टडी, the most important single paragraph in a study, it gives a brief summary of the content of study, it allows the reader to quickly survey. It starts with the issue or problem. ये जनरल जब भी देखेंगे ना तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, the purpose of this study is to investigate या to find out the phenomena, the objective to conduct this study. तो start with an issue or problem। जब भी आप ऐसा लिखना है, जनरली ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ प्रॉब्लम ऐसी हो कि वाकई ही वो कन्विंसिंग होनी चाहिए। It indicates the purpose of study, it states that data that will be collected to test the problem, it indicates a theme of statistical result likely, it indicates the practical implication of the study। अब ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, लेकिन आप लोग जो यूज करना चाहते हैं वो मैं कहता हूँ सिंपली आप एमरल्ड इनसाइट का अक्षर लिखिए, वो इन तमाम गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। एमरल्ड इनसाइट, उसके जितने उन्होंने बताया होता है, इसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मेथड क्या है, कलेक्शन क्या है, रिजल्ट क्या है, थ्योरी कंट्रीब्यूशन क्या है, कीवर्ड्स क्या है। अगर उसका फॉलो करेंगे तो वो तमाम के तमाम पॉइंट फॉलो करेगा। तो आई सजेस्ट कि आप एमरल्ड इनसाइट का पैटर्न यूज करें एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए। उसके बाद जो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड, इंट्रोडक्शन। अगर क्वालिटेटिव का इंट्रोडक्शन लिखना है तो उसमें क्या लिखना होगा? प्रॉब्लम कॉल फॉर एक्सप्लोरेशन, कि कौन सी प्रॉब्लम है जो कहती है कि एक्सप्लोर किया जाए। मे बी शेड बाय थ्योरेटिकल लेंस। थ्योरेटिकल लेंस क्या होता है कि फलाना वाला काम किया उसमें ये काम नहीं हुआ। मे बी रिटन फॉर्म में पर्सनल, फर्स्ट पर्सन या सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। क्वांटिटेटिव में प्रॉब्लम का आर फैक्टर्स एंड वेरिएबल मे एडवांस ए थ्योरी टू टेस्ट आर सब्सटेंशियल लिटरेचर, मे बी रिटन फ्रॉम इन पर्सनल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। मीन यहाँ पर आपने थर्ड पर्सन की लैंग्वेज है, जहाँ पे आप पर्सनल लैंग्वेज के साथ भी चल सकते हैं। आई थिंक दैट या आई हर्ड दैट या व्हाइल कनेक्टेड फॉर्म में आप इसके अंदर लेकर आ सकते हैं। ओके, अब मॉडल फॉर इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो डेफिशिएंसी मॉडल ऑफ इंट्रोडक्शन क्या है? पॉपुलर अप्रोच इन रिसर्च। ये होता क्या है बेसिकली कि अब लोग पूछते हैं किस तरह का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्या क्या शामिल होना चाहिए उसमें। तो सबसे पहले आप करें ज्यादा से ज्यादा 2 पेजेस का लिखिए, ठीक है। और स्टेट द रिसर्च प्रॉब्लम, क्या आपका प्रॉब्लम क्या है। रिव्यू स्टडी दैट हैव एड्रेस्ड द प्रॉब्लम, इंडिकेट डेफिशिएंसी इन द स्टडी, कौन सी इसमें कमी, क्योंकि आपने किसी डेफिशिएंसी को पूरा करना है ना। तो लिखें एडवांस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी फॉर पर्टिकुलर ऑडियंस एंड स्टेट द पर्पस स्टेटमेंट। आखिर में पर्पस स्टेटमेंट आता है। और जनरली लोग इंट्रोडक्शन क्या करते हैं तो वो थीसिस ऑर्गेनाइजेशन में डाल देते हैं कि पहले मैंने ये किया, फिर ये करूंगा, ये करूंगा, वो एक
थीसिस की रिक्वायरमेंट होती है, तो थीसिस ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोडक्शन की आपकी हेडिंग है, लेकिन आपके जनरल ये होते हैं कि आपके प्रॉब्लम क्या, आपकी आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके सर्च क्वेश्चंस क्या है, तो आप उनको एड्रेस करें। उनके पूरा सेट ऑफ पैराग्राफ्स होते हैं और 2 पेज पे, इवन के पीएचडी के जो है 2 से 3-4 पेज के जो है वो लोग लेके जाते हैं, लेकिन ज्यादा जो प्रोपोर्शन लिटरेचर का हिस्सा होता है ना, इस वजह से इंट्रोडक्शन कम होगा। उसके बाद है रिसर्च प्रॉब्लम। अब रिसर्च प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक दफा देख लें। बिगिन इंट्रोडक्शन विद अ नैरेटिव हुक टू एंगेज द रीडर, इजीली अंडरस्टैंड बाय मेनी रीडर्स, बिल्ड रीडर इंटरेस्ट थ्रू रेफरेंस। अब यहाँ पे हम रेफरेंस देते हैं, लेकिन एक सी स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आजकल आपने टेक्नोलॉजी लिखा, मैं एक बार करता हूँ कि टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड द लाइव्स ऑफ ह्यूमन, चेंज द लाइव्स ऑफ, मतलब डिफरेंट वे। अब जब उसको एक वो फिलॉसफिकल बात के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर उसको समझ आ जाएगी कि जा रहे हैं किस तरफ है। मतलब मेन जो ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर होते हैं उनको पता चल जाता है कि चीजें अब किस डायरेक्शन में जा रही हैं। Clearly identify issue problem that lead to need to study, indicate why problem important by setting numerous reference। क्यों जरूरी है आप इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा, जब आप लोग चीजों को पढ़ेंगे। Opening sentence should stimulate interest while presenting the issue. Do not use quotation to avoid confusion। quotation यूज ना करें यहाँ पे। Avoid arithmetic expression, जिस तरह होते हैं ना वो यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप, अवॉइड करें। कंसीडर न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन फॉर इम्पैक्ट, अगर इम्पैक्ट देना है कि पिछले साल इतने परसेंट था, इस साल इतने परसेंट है, फलां की रिपोर्ट ये कहती है। क्लियर आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, इंडिकेट व्हाई प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट यूजिंग द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, फ्रेम द प्रॉब्लम इन ए मैनर कंसिस्टेंट विद रिसर्च अप्रोच इन द स्टडी, इंडिकेट इफ देयर इज सिंगल प्रॉब्लम और मल्टीपल प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन द प्रपोज्ड स्टडी। या आप एक प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो या मल्टीपल प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो। ओके, the studies addressing the problem, the use of literature in the introduction differ from the full literature review। वो सिर्फ बेसिक होता है इंट्रोडक्शन में लिटरेचर। इन डेप्थ लिटरेचर रिव्यू डिस्कस, द लिटरेचर रिव्यू इन द लिटरेचर सर्व्स टू जस्टिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम, सेट द सच प्रॉब्लम इन ongoing dialogue in the literature, create distinction between past study and proposed study, summarize large group of studies in the introduction instead of individual ones। तो यहाँ पे हमें सिंपल बेसिक डिस्कस करना है, इतना डेप्थ में डिस्कस नहीं करना। और अगर यहाँ पे हमने देखा लोग इन डेप्थ में डेफिनेशन भी देनी शुरू कर दी है, रिलेशनशिप भी बताने शुरू कर दी है, फिर कहते हैं हमारा ये रिलेशनशिप है। ऐसा कुछ नहीं है। 2 से 3 पेज पीएचडी के बच्चे से अच्छे थीसिस उठा ले, 2 से 3-4 पेज का होगा, 2 पेज बेहतरीन है। ओके, टिप्स टू कंसीडर व्हेन रिव्यूइंग द लिटरेचर ऑफ इंट्रोडक्शन, de-emphasize single study, summarize group of study। जब इंट्रोडक्शन लिखना है तो एक स्टडी को नहीं बात करेंगे, हम ये पिछली फलां स्टडी ये डिस्कस हुआ, फलां स्टडी ये डिस्कस हुआ, हमारी स्टडी इन दोनों के दरमियान ये गैप को कवर कर रही है, या हमें नंबर ऑफ रेफरेंस देने होते हैं आप लोगों को। Use in-text referencing to remove emphasis on any one study, but in-text referencing review studies that use qualitative mixed method approaches, use recent studies last 10 years and older studies that are of value। वैसे पिछले 10 साल में नहीं, अगर साइड करनी है इंट्रोडक्शन के अंदर, मतलब आज हम 2017-2007 से बाद वाली होनी चाहिए साइड रेफरेंस, उससे पुरानी वाली थी। अगर को लेके जाना है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, समराइज द मोर जनरल लिटरेचर, एम्फसाइज द नीड ऑफ द करंट स्टडी, इसकी क्यों जरूरत है। जब क्यों का क्वेश्चन आएगा तो अल्टीमेटली इट विल हेल्प यू लॉट। डेफिशिएंसी पास्ट केस ये तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, करेंगे डेफिशिएंसी को देखें हम। डेफिशिएंसी इन लिटरेचर नीडेड स्टडीज, अब ये एक प्रोफेसर जिन्होंने 1919 के अपनी बुक में लिखा है कि फॉर द रीजन द मीनिंग ऑफ वॉर एंड पीस हैज बीन एक्सप्लोर्ड एक्सटेंसिवली बाय सोशल साइंस। अब क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी इन द लिटरेचर। अब इसने अपना लिटरेचर रिव्यू लिखा है, उसने रेफरेंस दिए, what remained to be explored, however, is how veterans of past was that to we were seen of a new one। उसने अपना रिसर्च क्वेश्चन रख दिया। अब उसने ये अपना इंट्रोडक्शन में रिसर्च प्रॉब्लम एक्सप्लेन की है, और हमारे जो जनाब लाइनें लिखी होती है लोगों ने उन चीजों को एक्सप्लेन करना है, समझ नहीं। देखिए कि डेफिशिएंसी इन पास्ट में एग्जिस्ट बिकॉज़ टॉपिक हैज नॉट बीन एक्सप्लोर्ड। अगर आपने प्रॉब्लम में लिखनी है, the literature need to be replicated with the new people aside, the voice of underrepresented group has not been heard in published literature। आपको कोई ना कोई मसला होगा इनमें से। ये एक सैंपल स्टडी है जो बंदे ने 1990 में जिले ने लिखी, उसने अपनी जो रिसर्च प्रॉब्लम क्या लिखी है, उसने रिसर्च प्रॉब्लम कैसे एक्सप्लेन की, 2 लाइन में लिखी है पेपर के अंदर। For this reason, the meaning of war, ये पीछे कुछ स्टेटमेंट चल रही होगी ना, for this reason the meaning of the war and peace has been explored extensively by social scientists। उसने रेफरेंस दे दिया। What remains to be explored, however, is how veteran of past was react to vivid scene of a new war। ये क्वेश्चन है, particularly study will address this question।
मतलब ये आप स्टेटमेंट इस तरह आप देखें ना, व्हाट रिमेन टू बी एक्सप्लोर्ड हाउएवर, अब ये वो वर्ड है जो हम कॉमनली यूज नहीं करते। जब आप 3-4 बातें लिखेंगे तो ये जो अल्फाज अभी ना आपके ना काफी सारे रेफरेंस आएंगे पेपर से, जिनको आप यूज करेंगे तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। दूसरा देख ले, अब ये एक और ने जो अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी है 1989 का, डिस्पाइट एन इंक्रीज इंटरेस्ट इन माइक्रो पॉलिटिक्स इट इज सरप्राइजिंग दैट सो लिटिल empirical research has actually been conducted on the topic, especially from the perspective of the subordinates. The political research in educational setting is especially scarce. So very few studies have focused on how teachers use power to interact strategically with the school principal and what this means descriptively and conceptually. अब उसने प्रॉब्लम को एड्रेस करने का तरीका बताया कि आप इनसे हेल्प लेके अपने रिसर्च प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि आपने सिंपली चीजों को एड्रेस इस तरीके से करना कि आप लोगों को बता सकें कि आप रेमेडी देने लगे, जो चीजें डिस्कस नहीं हुई आप उनको डिस्कस करके एक रेमेडी देने लगे, एक सपोर्ट देने लगे। अब सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ये बहुत जरूरी होता है, जब आप प्रपोजल लिखते हो उसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले यही करता है कि सिग्निफिकेंस क्या है। कहता क्या करें आप लोग, कहता डिस्क्राइब सिग्निफिकेंस स्टडी फॉर सिलेक्टिंग ऑडियंस टू कन्वे द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी। उसके लिए क्या करो, 3 से 4 रीजन दो। द स्टडी एज द स्कॉलर लिटरेचर, 3 से 4 रीजन। 3 से 4 रीजन द स्टडी हैव टू इंप्रूव प्रैक्टिस। 3 से 4 रीजन द स्टडी विल इंप्रूव पॉलिसी एंड विद द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऑफ द स्टडी। ये जरा फोकस कीजिएगा, क्योंकि किसी भी रिसर्च की एक तो लिटरेचर को सपोर्ट, एक उस प्रैक्टिस को सपोर्ट, एक पॉलिसी को इंप्रूव। जिस तरह मेरी रिसर्च एक ई-टेक्स्ट के ऊपर है, लिटरेचर में क्या ऐड कर रही है, मेरी लोकल गवर्नमेंट की पॉलिसी पे क्या ऐड कर रही है, उससे जनरल लोगों को फायदा क्या होगा और आखिर में प्रॉब्लम। हर रिसर्च में ये 3 इंप्लीकेशन होती हैं, मतलब कि जो नॉलेज के क्रिएटर होते हैं मतलब स्कॉलर्स, और उसकी इम्प्लीकेशन और सोसाइटी, 3 इफेक्ट होते हैं ना, मतलब उसके हैंडलर, उसके नॉलेज के जो क्रिएटर और वो जो लोगों जिनके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, 3 हर चीजों 3 से 4 रीजन जरूर देंगे, तो फिर आप समझिए कि आपने अच्छा इंट्रोडक्शन के अंदर रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन किया। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी स्टेटेड इन, ये एक क्वालिटेटिव स्टडी है, इसके अंदर उन्होंने सिग्निफिकेंस देखा, उसको लिखा है अ स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ओनरशिप एंड अ डोमेन डिफाइंड हियर एज मार्केट सर्व्ड प्रोडक्ट स्कोप कस्टमर ओरिएंटेशन एंड टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड is important for several reasons. First, understanding the relationship among, अब उसने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि पहला वो जब वो पहला डिस्कस किया ना उसको देखिएगा। First, understanding relationship among ownership and domain dimension can help to develop the underlying logic of organization activity and can help organization member evaluate strategy. ये उसने नॉलेज में कंट्रीब्यूट किया कि ये जो मेरी रिसर्च है किसमें हेल्प करेगी। Second, a fundamental decision confronting all society concerned the type of institution to encourage and adopt the conduct activity. ये सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया। Third, knowledge of the domain, अभी नहीं वो इसी का knowledge of the domain consequence of different ownership types can serve as input that decision. Third, researchers have often studied organizations reflecting 1 or 2 ownership types, but their finding may have been implicitly over generalized to all organizations. तो पहले में उसने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन को फायदा क्या है, दूसरे में उसने बताया सोसाइटी को फायदा क्या है, तीसरे में उसने बताया कि किस तरीके से वो लिटरेचर रिव्यू में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो जब भी सिग्निफिकेंस और याद रखिएगा, सिग्निफिकेंस स्टडी लिटरेचर काम है कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन प्रॉब्लम है काम है कोई बात नहीं, मेथोडोलॉजी शार्पनिंग कोई बात नहीं, लेकिन सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी में आपने लिखना है कि इसका फायदा क्या है। मतलब बेसिक रिसर्च का मकसद जो है वो कंट्रीब्यूशन है। मैं बार बार कहता हूं आप हालांकि पेपर लिखा 10,000 वर्ड का, कंक्लूजन दिया 200 वर्ड का। अगर 10,000 वर्ड का पेपर है तो एटलीस्ट 3,000 वर्ड का कंक्लूजन होना चाहिए, जिसमें आप इन डेप्थ में एक्सप्लेन करें। जब भी कंक्लूजन लिखना है वो सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी की बेस पे लिखना है। इन तीनों लोगों को, बाकी उसमें आप फ्यूचर रिसर्च की भी बात कर रहे हैं, तो आप इन चीजों को एड्रेस करना है जो हमने भी डिस्कस की। पर्पस स्टेटमेंट, अगर उसके बाद वो इंट्रोडक्शन में आते हैं, पर्पस स्टेटमेंट इंडिकेट व्हाई यू वांट टू डू द स्टडी, इज द सेंट्रल कंट्रोलिंग आइडिया, इज रिटन इन अ सेंटेंस एज सेवरल सेंटेंसेस, सेट द ऑब्जेक्टिव, the intent, the major idea. But what is not purpose statement? The problem leading to a need for the study. The question to be answered by the collecting data. Problem statement क्या है? Indicate why you want to study. आप भी क्यों करना चाहते हो? अब ये नहीं जी मैं एक क्वेश्चन करके सवाल, वो तो अलग चीज था, वो तो क्वेश्चन और उसका आंसर है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट why you want to study. उसके लिए भी क्या होगा कि आपको मुल्क, आपकी सेटिंग, उसके नुकसानात हो रहे हैं, इसकी जरूरत है, नीड ऑफ द टाइम है, कोई ना कोई तो लॉजिक आपको प्रेजेंट करनी है पर्पस स्टेटमेंट।
So qualitative purpose statement क्या होती है? A good qualitative purpose statement contain the central phenomena, the participant and the structure side. ये तीन चीजें डिस्कस करनी है, इसकी एग्जांपल आती है. कहता है include language drawn from qualitative inquiry, use words such as purpose, intent, objective to signal attention to the statement as the central controlling idea. Focus on single phenomena, narrow the study to one idea to be explored or understood. This statement should acknowledge that the study may evolve into exploration of relationship or comparison among ideas. तो बेसिकली आपने सेंट्रल फिनोमेना क्या है आपका, आपने पार्टिसिपेंट कौन से हैं और रिसर्च साइड कौन सी है जब भी क्वालिटेटिव स्टडी करनी है. फर्स्ट करेंगे कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर द फैक्ट ऑफ द चाइल्ड लेबर हु आर अंडर 18 वर्किंग इन डिफरेंट ब्रिक हाउसेस. ये तीनों चीजें आपने एक्सप्लेन करनी है. अगर आपके पास कैपिटल है तो आपके सामने अभी एक सैंपल पर्पस स्टेटमेंट आती है, A script for writing qualitative purpose statement. जब भी आपने qualitative purpose statement लिखनी है, ये जो black color लिखा हुआ है ना, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा. The purpose of this, आप पूरी लिखेंगे strategy, inquiry, ethnography, case study, जो भी है. The purpose of this, ठीक है, study का, ठीक है. The purpose of this में आगे लिखना, purpose of this ethnography study, the purpose of this grounded theory study, the purpose of this study is, was, will be, to. क्या to भाई उसको आपने वो explain कर देना डिटेल में. ठीक है. द डैश वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपने देना है. फॉर डैश पार्टिसिपेंट सच एज इंडिविजुअल ग्रुप्स एट डैश एट दिस स्टेज इन द रिसर्च द डैश वही प्रॉब्लम बीइंग स्टडीड विल बी जनरली डिफाइंड एज प्रोवाइड एक जनरल डेफिनेशन. तो ये आपका जब भी आप लोगों ने क्वालिटेटिव लिखना है तो ये जो आपको ग्रीन कलर के लिखे हुए हैं ये आपको हेल्प करेंगे इस चीज के अंदर कि आप उन चीजों को कैसे एड्रेस करें. तो मेन तीन चीजें भी कह रहा हूँ, सेंट्रल प्रॉब्लम, जो आपका फिनोमेना क्या है, आपके रिसर्च पार्टिसिपेंट कौन से और रिसर्च साइड है. जब भी क्वालिटेटिव लिखेंगे तो आप इन चीजों को टेस्ट करेंगे. अभी कोई है मूड प्रैक्टिस पे करेंगे नहीं कैरी हो मतलब लिख लेंगे. ओके. तो पीछे इसी की डिटेल जो मैंने छोड़ी, इंक्लूड लैंग्वेज ड्राउन फ्रॉम क्वालिटेटिव इंक्वायरी, ये वर्ड आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं. चले खैर है. अगर पर्पस स्टेटमेंट इन क्वालिटेटिव फिनोमेनोलॉजी स्टडी, मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है. तो ये ना मुख्तलिफ पर्पज है. अगर आप फिनोमेना लिखिए एक पर्पज सैंपल के तौर पे दिया हुआ है. अगर आपने केस स्टडी देनी है उसका पर्पज है. अगर आपने एथनोग्राफी देनी है उसका एक सैंपल पर्पज है. और अगर ग्राउंडेड थ्योरी देनी है उसका सामने पर्पज दिया हुआ है. और ये सारे पर्पज उसी स्टेटमेंट की बिना पे लिखे हुए जो एड्रेस होगा. क्वालिटेटिव का क्वांटिटेटिव के लेवल से. So this statement differ from the purpose statement in a qualitative study in terms of language and focus. Focus on relating or comparing the variable, the participant and research side. कौन सा वेरिएबल आईवी, डीवी, मीडिएटर, मॉडरेटर और किस तरह यूज करेंगे. आइडेंटिफाई द प्रपोज्ड मेजर वेरिएबल स्टडी, डिस्कस द इंटेंट ऑफ यूजिंग द वेरिएबल, क्यों यूज कर रहे हैं. अगर पर्पस स्टेटमेंट ये देखिएगा उसके अंदर शामिल है ना, आप इसकी पर्पस स्टेटमेंट देखें. द पर्पस ऑफ दिस सर्वे, द पर्पस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट रिसर्च स्टडी इज टू टेस्ट द थ्योरी ऑफ डैश. अगर कोई थ्योरी आपकी है दैट, मतलब उसका आप लिखते हैं दैट कंपेयर, यहाँ पे आप लोगों ने देखना कि कंपेयर करेगी या रिलेट करेगी. That compare the IV variable to DV variable, controlling the farm variable, participant at उसकी साइड का नाम. The independent variable dash will define, provide a definition. The dependent variable will be defined as, and the control intervening variable, identify control intervening variable will be defined as. तो ये basically एक सिस्टम है कि आप लोगों को वर्ड मिल गई, फिर आप जब लिखेंगे तो आपको काफी सारा चीज लिखने को मिलेंगी. तो उसमें हम डिस्कस करते हैं फिनोमेना. यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कौन आईवी कौन डीवी और उनका क्या क्या इफेक्ट हम किस जगह पे कैसे रिकॉर्ड करें. क्लियर हो गया? ओके जी. सो पर्पस स्टेटमेंट क्वांटिटेटिव स्टडी में जो डिस्कस हुए हैं, डिसर्टेशन सर्वे में एक पर्पस स्टेटमेंट लिखा हुआ है, किसी ने थीसिस का पीछे पेपर का लिखा हुआ है. ओके. रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस. इसमें अगर देखे जाए तो रिसर्च क्वेश्चन वही आता है कि आप क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, आपके ऑब्जेक्टिव की बिना पे रिसर्च क्वेश्चन आते हैं. इन्वेस्टिगेट प्लेस साइन पोस्ट टू कैरी द रीडर थ्रू प्लान फॉर स्टडी एंड इंपॉर्टेंट साइन पोस्ट रिसर्च क्वेश्चन आर द हाइपोथेसिस दैट नैरो द पर्पस स्टेटमेंट. बेसिकली रिसर्च क्वेश्चन होता क्या है, तो आपका जो पर्पस स्टेटमेंट होता है उसको छोटे-छोटे क्वेश्चन में आप कन्वर्ट कर देते हो. वही बाद में जो क्वेश्चन होते हैं आपके हाइपोथेसिस बन जाते हैं. ओके. तो ये हम पहले कह चुके हैं क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन. क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस रिसर्च क्वेश्चन नॉट ऑब्जेक्टिव नॉट हाइपोथेसिस. उसमें कोई ऑब्जेक्टिव कोई हाइपोथेसिस नहीं होता, कोई जनरल क्वेश्चन होता है. वहां पे हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव होते हैं क्वांटिटेटिव के अंदर. टू टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन, सेंट्रल क्वेश्चन एंड सब क्वेश्चन. सेंट्रल क्वेश्चन आपका मेन इशू क्या है, वही एक क्वेश्चन होना चाहिए. अगर आप समझते हैं कि मेरी रिसर्च थोड़ी सी बड़ी है तो फिर एक क्वेश्चन प्लस एक से दो सब क्वेश्चन होंगे आपके.
1 से 2 सब क्वेश्चन होंगे, क्योंकि बात कहते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द चाइल्ड लेबर, एक होता है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट फोकसिंग द चाइल्ड लेबर इन द कंडीशन ऑफ फलान। जब आप 1 से 2 कंडीशन पढ़ देंगे तो आपके सब क्वेश्चन रहना है। राइटिंग क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन, इसमें वही आता है कि अमूमन तौर पे 5 से 7 उन्होंने बोला है कि आपके वैसे मेन क्वेश्चन 1 से 2 होना चाहिए जब भी क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है। अगर आपको इंटरव्यू करते हुए दोबारा क्वेश्चन पूछने हैं वो ज्यादा से ज्यादा 5 या 7, 6, 7, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और वो भी व्हाई, ओके, सो व्हाट यू डिड, व्हाई यू डिड, सो व्हाट द क्योर एट दैट, मतलब वो आपके सपोर्टिंग क्वेश्चन होंगे। वैसे जनरली क्वालिटेटिव में 1 से 2 क्वेश्चन आपके यूज होते हैं। और क्वालिटेटिव में फोकस होता है व्हाट, हाउ, ये आपको हेल्प करते हैं, व्हाट, हाउ, व्हाई, इससे ज्यादा नहीं जाना। आपने कोई क्वेश्चन एक्चुअली नहीं बोला था, मैं आपको कहूंगा व्हाट आर द रीजन ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, शी विल ट्राई टू एक्सप्लेन। अब दूसरा क्वेश्चन ही पूछना, इसकी जरूरत ही नहीं है। ओके, हाउ यू थिंक, व्हाई यू थिंक, व्हाट यू डिड एट दैट टाइम, इस तरह के क्वेश्चन आप 4 से 5 क्वेश्चन दरमियान में ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। और स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग ए क्वालिटेटिव सेंट्रल क्वेश्चन वो लिखा हुआ है हाउ एंड व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द फला फॉर एट। जब भी आपने लिखना है, क्योंकि कोई भी गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, ये ग्रामर गिव्स या ब्रेमेन इन्होंने जो स्पोर्ट्स दी हुई है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं, क्योंकि वर्ड भी मैटर करते हैं ना। जब आप हम खुद ही मुंह उठा क्वेश्चन लिख लें, अगर मैं चाइल्ड लेबर पे काम करना चाहता हूँ तो हाउ इज द चाइल्ड लेबर बीइंग अफेक्टेड बाय द इंडस्ट्री ऑफ सियालकोट, वो जो मैंने साइड डिशेस दिए, तो आप इसी तरतीब से अगर लिखेंगे तो जरा प्रोफेशनल उसकी जो ज्यादा बेहतर रहेगी। ये टिप्स हैं भाई, सारे ये टिप्स इकट्ठे किए हुए हैं, आप जो भी लिखना है आप इनके दबा टिप्स करें। और ये आगे से दिया हुआ है क्वालिटेटिव सेंट्रल क्वेश्चन, हाउ डू अर्ली एडोलसेंट फीमेल्स रीड लिटरेचर दैट फॉल्स आउटसाइड द रियल्म ऑफ फिक्शन। ये क्वेश्चन है, तो 2 कंडीशन पर उन्होंने रेट किया हुआ है कि किस तरीके से वो अपनी चीजों को अटैच करती है, किस तरीके से। आगे दूसरा क्वेश्चन आए, वो देख लीजिए।